हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। इसके राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं तथा इसके अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख है, इसका अध्ययन हम लोग आज के इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में इसका उल्लेख किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूरे विश्व में राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वह आयरलैंड और भारत के ही संविधान में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया, तो इसका निर्माण आर्थिक और सामाजिक तथा लोकतंत्र की स्थापना करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से राज्य के नीति निदेशक तत्व की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, उस दौरान संविधान सभा के जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वह हैं बी.एन. राव। और बी.एन. राव के द्वारा यह सलाह दिया गया था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार रखे जाएं। पहला मौलिक अधिकार वह होना चाहिए जो तुरंत रूप से लागू हो सके तथा उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सके। दूसरा मौलिक अधिकार वह होना चाहिए जो धीरे धीरे राज्य के द्वारा लागू किया जा सके। इनके विचारों को माना तो गया, लेकिन इनके विचारों को मौलिक अधिकार 1 और 2 के नाम से नहीं रखा गया, बल्कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से रखा गया। और दूसरा जो मौलिक अधिकार का बात जो है कि बी.एन. राव के द्वारा किया गया था, उसको न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधारा जो नहीं थी, जो सरकार उस समय जनता को देने में सक्षम नहीं थी, इन अधिकारों को नीति निदेशक तत्व के नाम से संविधान में समाहित किया गया था। सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए तथा सरकार को क्या दायित्व होना चाहिए, इसी के तहत इसे नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया था। और यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, अर्थात मौलिक अधिकार की भांति हम न्यायालय में नीति निदेशक तत्व के विरुद्ध चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निदेशक तत्व को अपने संविधान के अंतर्गत भाग 4 में रखा गया और इसका उल्लेख अभी मैंने बताया है कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 36 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में कहा गया है कि इस अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली कार्यपालिका यानी संसद, विधानसभा, स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायत। अनुच्छेद नंबर 37 में यह प्रावधान किया गया है कि नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की वृद्धि के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसके बाद से अनुच्छेद नंबर 39 के अंतर्गत ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की क्या होगी, व्यवस्था की गई है तथा निःशुल्क विधिक सहायता की भी बात इस अनुच्छेद नंबर 39 के अंतर्गत की गई है। इसके बाद से अनुच्छेद 39 अ के अंतर्गत कहा गया है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। इसके बाद से अनुच्छेद नंबर 40 में कहा गया है कि इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। इसके बाद से नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 41 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा, लोक सहायता
पाने का भी अधिकार नागरिकों को प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे राज्य में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो दिया जाता है वह विशेष करके इसी के अंतर्गत दिया जाता है, ताकि जो हमारे समाज में असहाय व्यक्ति हैं उनको सहायता प्राप्त हो सके। इसके बाद से अनुच्छेद नंबर 42 में यह प्रावधान किया गया है कि काम न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। अर्थात कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है तो वह न्याय संगत होना चाहिए। इसके साथ साथ मानव के लिए उपयुक्त वहाँ दशा हो, इस स्थिति में उस व्यक्ति से काम लिया जा सकता है। तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता की भी बात की गई है। इसके बाद से अनुच्छेद 43 आता है, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन राज्य के द्वारा दिया जाएगा। निर्वाह मजदूरी का तात्पर्य है कि किसी भी मजदूर को इतनी मजदूरी अवश्य प्राप्त हो जिससे उसका निर्वाह हो सके, यानी कि उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। इसके बाद से अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का होना जरूरी है और यह राज्य के द्वारा इस प्रकार का व्यवस्था किया जाएगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य को प्रदान की गई है। इसके बाद से अनुच्छेद नंबर 46, 47, 48, 49, 50, 51 को देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे उस पिछड़ी हुई जाति का भी विकास हो सके। इसके बाद से अनुच्छेद नंबर 47 में कहा गया है, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य या सुधार करने का कर्तव्य राज्य का होगा। अनुच्छेद नंबर 48 में कहा गया है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा दुधारू पशुओं का भी क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। इसके बाद से हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 48 ओ में किस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 ओ में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का भी कार्य राज्य का होगा। अनुच्छेद नंबर 49 में कहा गया है, 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगा। अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसके साथ साथ अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य कार्य करेंगे।